हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अब जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, देखो अभी एक लेक्चर मैंने जो भेजा है उसमें मैंने बताया था कि कैसे यदि कोई व्हीकल जो है एक सर्कुलर ट्रैक पर ट्रेवल करना चाहती है एक सर्टेन स्पीड के साथ, ठीक है, तो रोड और उसके टायर्स के, उस व्हीकल के टायर्स के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, अगर लेवल रोड पर वो जा रही है तो सर्कुलर ट्रेन ले रही है तो रोड और उस व्हीकल के टायर्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि टायर्स जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द सेंटर थोड़ा सा पुश करने की स्थिति में होते हैं जब वो टर्न ले रहे होते हैं, तो जिसके कारण एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट कर रहा होता है टायर और रोड के बीच टुवर्ड्स द सेंटर, और वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और जिसके कारण जो व्हीकल है यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का थोड़ा सपोर्ट है, क्योंकि रोड और टायर के बीच तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा ही, तो व्हीकल जो है इस मैक्सिमम स्पीड के साथ, जिसकी वैल्यू रूट अंडर म्यू एस आर जी होती है, इसको हमने अभी साबित किया है, इस मैक्सिमम स्पीड के साथ वो व्हीकल जो है उस सर्कुलर टर्न को ले सकता है। वेयर आर इज द रेडियस, म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर, और स्मॉल जी तो जानते ही हो, ठीक है। तो इस मैक्सिमम स्पीड से वो सेफ टर्न ले सकता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या रोड और टायर के बीच लगने वाली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। बरसात के मौसम में जो है म्यू की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, स्लिपरी हो जाएगा रोड ज़्यादा, ठीक है, या और भी कुछ हो सकता है, मडी सिचुएशन हो सकती है, कोई कीचड़ आ सकता है रोड पर, मिट्टी आ सकता है, गीली मिट्टी आ सकती है, चिकनी मिट्टी, जिसके कारण जो है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो सकता है, या और भी कारण हो सकते हैं। कहने का मतलब ये जो है कि हम व्हीकल को फ्रिक्शन के भरोसे यदि चलाना चाहते हैं और सर्कुलर टर्न देना चाहते हैं तो पहली लिमिटेशन तो यह है कि उसकी स्पीड एक लिमिट तक ही रखी जा सकती है। दूसरी लिमिटेशन यह है कि इस लिमिटिंग स्पीड में भी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, क्योंकि रिलायबिलिटी इसी फैक्टर पर नहीं है। हम यूएस पर भरोसा नहीं कर सकते, रोड और टायर के बीच की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर हम रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये बरसात के मौसम में कुछ और हो जाएगी, ड्राई सीजन में कुछ और होगी, अगर रोड पर मिट्टी गिरी हो, गीली मिट्टी, तो कुछ और स्थिति बनेगी, तो हम इस पर भरोसा करके हम गाड़ियों को नहीं चला सकते, ठीक है। तो और क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो उसमें से एक उपाय तो मैं कल बताऊंगा कि रोड में ही कैसे कंस्ट्रक्शनल कुछ चेंज कर दिया जाए, रोड को ही थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया जाए, लेकिन क्यों इंक्लाइन किया जाए ये सारी बातें हम कल करेंगे। अभी के लेक्चर में ये बताने जा रहा हूं कि यदि कोई साइक्लिस्ट है तो वो कुछ ऐसा कर सकता है कि अपने को उस सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की ओर झुका करके, चूंकि साइक्लिस्ट एक ऐसा कर सकता है, साइक्लिस्ट या फिर मोटरसाइकिलिस्ट जो है अपने को इंक्लाइन कर सकते हैं वर्टिकल से उस डायरेक्शन में जिधर की ओर सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक है, और इस तरह से इंक्लाइन करके रोड और टायर के बीच लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको इंक्लाइन कर देंगे वो वर्टिकल के रेस्पेक्ट में, और उस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा होगा, हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और यहां पर निश्चित रूप से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के भरोसे हम साइकिल नहीं चला रहे हैं, साइकिल को सर्कुलर टर्न नहीं दे रहे हैं, या मोटरसाइकिल को सर्कुलर टर्न जो है यहां हम रोड टायर के बीच के फ्रिक्शन के भरोसे हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम नॉर्मल रिएक्शन के एक कंपोनेंट के द्वारा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो कंपोनेंट जो है नॉर्मल रिएक्शन का, वो जो टुवर्ड द सेंटर जो कंपोनेंट होगा जो कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, उसकी वैल्यू को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम कम या ज्यादा इंक्लाइन करके। आप देखना कि थीटा, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, तो वैसी स्थिति में हम थीटा को कंट्रोल करते हुए हम नॉर्मल रिएक्शन को अधिक या कम इंक्लाइन करके, और उसकी जो कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक बनेगी जो कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और इस तरह से यहां पर हमें
फोर्स ऑफ रोड और टायर के बीच की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर हमें कोई रिलाई करने की जरूरत नहीं है। तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में हमें ये जानना है कि एक साइक्लिस्ट जो है कैसे अपने को एक सर्कुलर टर्न पे अपने को मूव करते वक्त अपने को क्यों इंक्लाइन कर लेता है वर्टिकल के साथ, और इंक्लाइन करने से कैसे वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उस नॉर्मल रिएक्शन के एक कंपोनेंट के द्वारा प्रोवाइड कर पाता है। तो मान लो कि एक साइक्लिस्ट है जो जिसकी जो व्हील है ऐसे मैं दिखा रहा हूं, ये हो गया व्हील ऑफ द साइक्लिस्ट, और ये एक व्हील की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये स्पोक्स हो गए, और ये जो साइक्लिस्ट है सपोज करके ये हो गई उसकी, यहां पर ये हैंडल लगा लो, क्लियर है, इस तरह से हो गई इसकी हैंडल। और एक साइक्लिस्ट जो है अपने को मान लो कि वर्टिकल से थीटा डिग्री एंगल पर इंक्लाइन कर लिया, तो थीटा डिग्री पर, और सपोज करो कि इधर सर्कुलर टर्न है, सर्कुलर टर्न इधर की ओर है, ठीक है, साइक्लिस्ट को ऐसे सर्कुलर टर्न लेना है, ठीक है, साइक्लिस्ट को ऐसे सर्कुलर टर्न लेना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में साइक्लिस्ट ने जिधर सर्कल का सेंटर है उधर की ओर अपने को झुका लेगा, ध्यान देना, अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं, जिस सर्कुलर ट्रैक पर वो घूम रहा है उस सर्कल के सेंटर जिधर की ओर होगी उधर की ओर अपने को वर्टिकल से थोड़ा इंक्लाइन कर लेना। अब इससे देखो होता ये है कि अगर वो इंक्लाइन नहीं करता तब तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली एक्ट कर रहा होता, मेरा मतलब रोड और टायर के बीच लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन जैसे ही वो थीटा डिग्री एंगल पर वर्टिकल से इंक्लाइन होता है, रोड और टायर के बीच लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है, वो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स देखो इधर की ओर एक्ट करेगा। जब नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इंक्लाइन हो जाएगा वर्टिकल के साथ, तो इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट बनेगा n cos थीटा वाला कंपोनेंट इस वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग, इस वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग बनेगा n cos थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है, और एक कंपोनेंट n sin थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा तुम्हारा किधर की ओर, तो इधर है तुम्हारा उस सर्कुलर ट्रैक का सेंटर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिस सर्कुलर पाथ पर उसे रिवॉल्व करना है, उसे अपने साइकिल को घुमाना है, टर्न लेना है, उस सर्कल के सेंटर की तरफ, तुम देखो मैंने बताया कि इधर सर्कुलर टर्न लेना है, तो इसके सेंटर की तरफ ये क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट n sin थीटा हो गया, ठीक है। अब होगा क्या कि अब हम यहां रोड और टायर के बीच की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात तक हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो गाड़ी जो है, वो साइकिल जो है एकदम से चल लेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी सपोर्ट करता है चलने में, वो सपोर्ट कर रहा है यहां पर, लेकिन उस पर हम रिलाई नहीं कर रहे, उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वी आर नाउ डिपेंडिंग ऑन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द कंपोनेंट ऑफ ए नॉर्मल रिएक्शन n sin थीटा व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। और ये जो है इसके भरोसे अब हमारी साइकिल जो है सर्कुलर टर्न लेगी, और ये n sin थीटा वाला कंपोनेंट जो है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब मान लो कि जो साइक्लिस्ट है और साइकिल है, इसकी टोटल मास जो है सिस्टम की m मास है, तो इसका खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स लग रहा है जो कि इंक्लाइंड है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस वेट को काउंटर बैलेंस करेगा। तो हम एक इक्वेशन बना दें कि n cos थीटा जो होगा दिस विल बी इक्वल टू mg। तो नॉर्मल रिएक्शन जो कि इंक्लाइंड है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा साइकिल और साइक्लिस्ट दोनों की वेट को काउंटर बैलेंस करेगा और इक्विलिब्रियम में रखेगा वर्टिकली, ठीक है। और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक एक्ट कर रहा है, मेरा मतलब n sin थीटा, दिस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि n sin थीटा विल बी इक्वल टू mv² अपॉन r के बराबर होगा,
ठीक है। अब तुम देखो, हमें अब यह जानना है, एक बात तो तय हो गया कि अब हम रोड और टायर के बीच की फ्रिक्शन के भरोसे हम साइकिल नहीं चला रहे हैं और साइकिल को डिजायरेबल स्पीड देना चाहते हैं। अगर साइकिलिस्ट जो है अपने को v स्पीड से मूव कराना चाहता है, v स्पीड के साथ सर्कुलर ट्रैक पर घूमना चाहता है, तो उसको कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? mv²/r के बराबर, वेयर m इज द मास ऑफ द साइकिल एंड साइक्लिस्ट बोथ, v is the speed with which the cyclist wants to revolve himself or to take a sharp turn on the circular track, and r is the radius of the circular track। वो जो सर्कुलर ट्रैक होगी उसकी कुछ रेडियस होगी, अगर उसकी रेडियस r है तो तुम देखो रिक्वायरमेंट जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की इतनी होगी, और ये इस रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करेगा? n sin थीटा वाला कंपोनेंट जो कि टुवर्ड द सेंटर एक्ट कर रहा है। और ऐसा क्यों हो पा रहा है? साइक्लिस्ट के बेंड हो जाने की वजह से हो रहा है। अगर ये बेंड नहीं करता, वर्टिकली ऐसे जा रहा होता, ठीक है, तो वैसी स्थिति में थीटा ही जीरो होता। जब थीटा जीरो हो जाएगा, तुम देखो ये थीटा इज द एंगल मेड विद वर्टिकल, तो इफ थीटा विल बी जीरो, तो ऐसी स्थिति में कोई कंपोनेंट ही नहीं बनेगा नॉर्मल रिएक्शन का। तो इंक्लाइन करने से ये फायदा हुआ कि इसकी नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो है ये हेल्प कर रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने में। निश्चित रूप से जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है रोड और टायर के बीच का, उसका भी सपोर्ट है, जिसको मैं इग्नोर करके चल रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं कि n sin थीटा इज इक्वल टू दिस मच mv²/r एंड n cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब हमें यह जानना है कि एक सर्टेन स्पीड से साइक्लिस्ट अगर चाहता है कि सर्कुलर ट्रैक पर मूव करे, ठीक है, तो उसे अपने को वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर इंक्लाइन करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो वो देखते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दें, तो ऑन डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा भाई? तो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा हो जाएगा आपका mv²/r अपॉन mg। नीचे में mg करोगे तो n से m कट गया, दिस इज इक्वल टू v²/rg हो गया, ठीक है। और ये यहाँ n से n कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, और v² जो हुआ दिस इज इक्वल टू rg tan थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। यानी कि v इज इक्वल टू √rg tan थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो बात? यानी कि यदि v वेलोसिटी से अगर साइक्लिस्ट जो है आर्मीटर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर घूमना चाहता है, तो उसे अपनी एंगल को इस तरह से एडजस्ट करना होगा कि ये v की वैल्यू जो है rg tan थीटा के बराबर हो, या इस बात को ऐसे भी कह सकते हो, और थीटा विल बी इक्वल टू, यदि v को हम फिक्स कर देते हैं तो एक सर्टेन स्पीड से एक सर्टेन रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर घूमने के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को कितना रखना पड़ेगा? तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स v² अपॉन rg। जरा इस रिलेशन को तुम गौर से देखो। यदि एक सर्टेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से वो चाहता है कि मैक्सिमम कितनी स्पीड से मूव करे, तो उसके लिए तो ये फॉर्मूला आ गया। और यदि वो चाहता है कि एक सर्टेन स्पीड से मूव करते हुए वो कितने एंगल से अपने को इंक्लाइन करे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आ गया। तो अकॉर्डिंग टू the data given to you and according to the informations required from you, you can use the formula, you can choose the formula। ठीक, तुम एक और चीज देखो, v की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये जो बढ़ेगी तो थीटा को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर वेलोसिटी, अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं हम, साइक्लिस्ट चाहता है कि बहुत अधिक स्पीड के साथ जो है टर्न ले, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर, तो उससे क्या हुआ? अपने को अधिक से अधिक इंक्लाइन करना होगा, क्योंकि v²/rg ज्यादा हो जाएगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए थीटा को भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि tan थीटा इंक्रीज होकर के इसकी वैल्यू को कंपनसेट कर सके। इसलिए तुमने देखा होगा जितने रेसिंग ट्रैक्स वगैरह होते हैं जहां बहुत अधिक स्पीड में साइक्लिस्ट जो है रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको फर्स्ट आना है और बहुत तेज से साइकिल चलाना है, तो वहां पर तुम देखे होंगे कि जो साइक्लिस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा अपने को इंक्लाइन कर लेते हैं। उसके पीछे यही कारण है, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही अधिक स्पीड के साथ सर्कुलर ट्रैक पर घूमा जा सकता है सेफली, ठीक है। तो इसीलिए साइक्लिस्ट जो है अपने को बेंड कर लेता है,
क्लियर है। लेकिन अब हम लोग ये भी जानेंगे, ये तो साइकिलिस्ट ऐसा कर सकता है, टू व्हीलर वाला कोई भी ऐसा कर सकता है, अपने को इंक्लाइन कर लिया। लेकिन जो थ्री व्हीलर फोर व्हीलर वाले हैं, जो मल्टी व्हीलर व्हीकल्स हैं, ठीक है, मान लो कार की ही बात करें तो कार ऐसे थोड़ी अपने को करके चल सकता है, कार अपने को इंक्लाइन थोड़ी करेगा, ठीक है। या कोई भी ट्रक जो है, बस है, तो वो अपने को ऐसे इंक्लाइन तो नहीं कर सकता है वो। तो साइकिलिस्ट के साथ तो ये पॉसिबल है, टू व्हीलर मोटरसाइकिलिस्ट के साथ भी पॉसिबल है, लेकिन मल्टी व्हीलर व्हीकल्स के साथ ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वैसी स्थिति में क्या किया जाता है कि रोड को ही थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया जाता है। रोड को इंक्लाइन कर दिया जाएगा तो उसी इंक्लाइन रोड पर हॉरिजॉन्टल के साथ थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया जाएगा, तो होगा ये कि उस पर चलने वाले जितने भी व्हीकल्स होंगे वो खुद ही इंक्लाइन होकर के चलेंगे। और वैसी स्थिति में रोड और व्हीकल्स के बीच लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड होगा, और उस नॉर्मल रिएक्शन का एक कॉम्पोनेंट वैसी स्थिति में नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड्स यानी कि रोड को ही टिल्ट कर देना, रोड को ही, रोड की आउटर एज को इनर एज के मुकाबले थोड़ा सा एलिवेट कर देना और इंक्लाइन कर देना रोड को, ताकि व्हीकल्स जो हैं डिजायरेबल स्पीड के साथ सेफ टर्न ले सकें, सर्कुलर पाथ पर मूव कर सकें। समझ में आ रही बात। तो इसके बारे में हम लोग, जिसको बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं, उसका कैलकुलेशन कल करेंगे कि आखिर रोड को कितने एंगल से बैंक कर दिया जाए, कितना इंक्लाइन कर दिया जाए, ठीक है, कंसिडरिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो एक्टिंग बिटवीन द रोड एंड टायर। तो विल डू दिस कैलकुलेशन टुमारो। आज के लिए इतना ही, इसको ठीक से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। ओके, थैंक यू।